सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी तमाम अहम खबरें। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल पहुंचने पर प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत। 21 तोपों की दी गई सलामी। विशेष सामरिक साझेदारी की मजबूती पर होगा जोर। भारत दक्षिण कोरिया बिजनेस सम्मेलन में आज करेंगे शिरकत। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। अजहर मसूद समेत किसी भी आतंकवादी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किए जाने के प्रस्ताव का सऊदी अरब करेगा समर्थन। भारत में $100 अरब निवेश का ऐलान। 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने के आदेश। भारत का हज कोटा बढ़ाकर 2 लाख करने की घोषणा। जम्मू कश्मीर में 18 अलगाववादियों और 155 से ज्यादा नेताओं से वापस ली गई सुरक्षा। सेना के उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने घाटी के सुरक्षा हालात का लिया जायजा। पुलवामा हमले को लेकर एनआईए की जांच तेज, फिर से दर्ज किया मामला। रोजगार के मोर्चे पर बड़ी कामयाबी। दिसंबर में संगठित क्षेत्र में 7.25 लाख को मिली नई नौकरियां। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ताजा आंकड़ों में खुलासा। 16 महीने में 72 लाख से ज्यादा को मिला रोजगार। पीएफ की नई दरों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में आज होगा फैसला। पुलवामा हमले के बाद क्रिकेट के मैदान से भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश। आईसीसी को पत्र लिख सकता है बीसीसीआई। पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर करने की करेगा मांग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर दक्षिण कोरिया के सियोल पहुंच गए हैं। सियोल पहुंचने पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर मौजूद कोरियाई प्रतिनिधिमंडल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी गई। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों और हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आए भारतीय समुदाय के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। एयरपोर्ट और होटल में प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी दक्षिण कोरिया यात्रा से पहले उम्मीद जताई कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों की भागीदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि दक्षिण कोरिया के साथ भारत की विशेष रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों का क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए एक साझा दृष्टिकोण है। दक्षिण कोरिया मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और क्लीन इंडिया जैसे अभियान में सहयोगी है। साथ ही दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध को भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी से आपसी रिश्तों को नई ऊंचाई मिली है, जो शांति और लोगों की समृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। अपनी यात्रा के दौरान वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के अलावा उद्योगपतियों और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दक्षिण कोरिया का दौरा कई मायनों में अहम है। इस दौरे में रणनीतिक और व्यापार समेत कई मुद्दों पर समझौतों की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। मोदी अपने 2 दिन के दक्षिण कोरिया दौरे के पहले दिन भारत कोरिया बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री भारत कोरिया स्टार्टअप हब को लॉन्च करने के अलावा योनसेई यूनिवर्सिटी में बनी महात्मा गांधी की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री का सियोल में राष्ट्रीय कब्रिस्तान में श्रद्धांजलि अर्पित करने और भारतीय समुदाय को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। Though it will be a very short visit, barely 30 hours, but there is a packed program with a number of engagements scheduled with the Korean leadership, businesses and other stakeholders. The two leaders will make brief remarks to the media following their meeting. Prime Minister will then be hosted to an official banquet in the Blue House by President Moon.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दूसरे दिन शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वार्ता में आपसी हितों के साथ क्षेत्रीय वैश्विक स्तर पर स्थिरता बनाए रखना बातचीत के अहम बिंदु होंगे। इसी के साथ कोरिया प्रायद्वीप मसले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाने को लेकर बातचीत के अलावा अर्थव्यवस्था और व्यापार संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। Environment is, as I said, that is much better than before, and also more transparent. GST, I think that the Korean companies think GST is a revolution. Your defense industry high-ranking officials will visit Korea soon after Prime Minister Modi's visit. Then they will talk with big companies like POSCO and Hyundai Steel. दक्षिण कोरिया इसरो के सहयोग से अपना उपग्रह विकसित करना चाहता है। साथ ही रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सहयोग बढ़ाने का भी इच्छुक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एशिया प्रशांत क्षेत्र में व्यापार और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन स्थापित करने में योगदान के लिए सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पिछले 4 सालों में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच काफ़ी अच्छे संबंध विकसित हुए हैं और रणनीतिक मामलों पर भी एकजुटता बन रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में कई अन्य क्षेत्रों में और कितने अन्य क्षेत्रों में ये संबंध विकसित होते हैं, क्योंकि भारत के बीच संभावना वो है कि चीन का भी वो विकल्प बन सकता है, खास करके आर्थिक और निवेश के मामले में। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ सियोल से अखिलेश सुमन। और सियोल में मौजूद है हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन, उनका हम सीधा रुख करेंगे। अखिलेश, माना जा रहा है कि इस यात्रा से दक्षिण कोरिया के साथ भारत की विशेष सामरिक साझेदारी मजबूत होगी और जो एक्ट ईस्ट नीति है उसमें नया आयाम जुड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए सियोल शांति पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा, जो एक तरह से पूरे देश के लिए गर्व की बात है। किन पहलुओं पर खास है ये यात्रा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज की जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है, आज का पूरा कार्यक्रम एक तरीके से कहें कि जो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट या जनसंपर्क जिसे कहते हैं भारत और कोरिया के लोगों के बीच में, और इसी लिहाज से सबसे पहले वो बिजनेस सिम्पोजियम को संबोधित करेंगे जिसमें कोरिया के राष्ट्रपति भी उपस्थित रहेंगे। उसके बाद दूसरा, जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मना रहे हैं और उसमें भी कोरिया अपने कोरिया का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जहाँ पर ये महात्मा गांधी की मूर्ति लगाई जाएगी। और उसके बाद 2 कार्यक्रम जो और हैं, गिम्हे के में अयोध्या की राजकुमारी की शादी हुई थी कोरिया के, तो वहाँ के मेयर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक खास सैपलिंग जिसको कहते हैं प्लांट का, वो ग्रहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, महाबोधि का। उसके बाद भारत और कोरिया के जो एमपीज़ हैं उनका एक ग्रुप बना है, उस ग्रुप का भी अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद राष्ट्रपति के साथ उनका प्राइवेट डिनर है। उसके बाद कम्युनिटी को भी, इंडियन कम्युनिटी से भी वो मिलेंगे। तो एक तरीके से कहें कि भारत और कोरिया के बीच में जिस तरीके से व्यापार के मामले में, निवेश के मामले में जो संभावनाएं बन रही हैं, और उसकी एक खास पहलू ये है कि जिस तरीके से कोरिया में मजदूरी बढ़ रही है, चीन में भी अब ज़्यादा सामान बनाना बहुत महंगा हो रहा है और चीन से लोगों को यह भी डर लग रहा है कि अब पेटेंट राइट का उल्लंघन हो रहा है। और उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा बाजार, दुनिया के सबसे बड़ी जनसंख्या चीन के बाद, और एक स्किल्ड वर्कफोर्स भारत में लोगों को लग रहा है और कोरिया इस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहता है। तो इस मामले में कहें कि भारत और कोरिया एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। दूसरी बात यह है कि जो कोरिया पेनिनसुला में जो एक नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में जो विवाद है, उस विवाद के खात्मे के लिए दुनिया के सभी देश लगे हुए हैं। और अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से अगले 2-3 दिनों के बाद होने वाली है नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति की बातचीत, और उसमें जैसा कि आप जानते हैं कि कोरिया के वार में उसको रिजॉल्व करने में भारत की एक बड़ी भूमिका मानी जाती है। तो उस मामले में भी भारत से लोग कम से कम राजनीतिक सहयोग, एक सहानुभूति का सहयोग और एक माहौल बनाने के लिए भी दक्षिण कोरिया के लोग चाहते हैं कि भारत उसमें सहयोग करे। और एक जो पूरा शक्ति संतुलन जिस तरीके से एक चीन की तरफ झुका हुआ है, उस शक्ति संतुलन को भी एक बहुध्रुवीय बनाने की कोशिशें हो इस पूरे इंडो पैसिफिक इलाके में। तो इस मामले में भारत और कोरिया का जो संबंध है, वो संबंध लगातार विकसित हो रहा है, एक दूसरे पे लगातार भरोसा बन रहा है, चाहे व्यापार और निवेश का मामला हो या रणनीतिक कन्वर्जेंस का मामला हो। जिस तरीके से भारत की एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी है,
उसी तरीके से कोरिया का एक हो जाए, साउदर्न कनेक्ट का की एक पॉलिसी है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार दक्षिण कोरिया की यात्रा कर रहे हैं अपने कार्यकाल के बीच में। बिल्कुल और दूसरी बार से वो करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अखिलेश सेउल से इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए फिलहाल आपका। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब ने पुलवामा आतंकी हमले की निंदा की है और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा है। भारत दौरे पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के बाद साझा बयान में कल ये बात कही। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं और आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निश्चय किया है। दोनों देशों के बीच नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में निवेश, पर्यटन, आवास, सूचना और प्रसारण के क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इसके बाद साझा बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। दोनों नेताओं ने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का निश्चय किया है। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सऊदी अरब के शामिल होने का स्वागत किया। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग, विशेष रूप से वाटर डिसैलिनेशन और स्वास्थ्य के लिए हमारे सहयोग का एक और आयाम होंगे। विशेषकर अपने स्ट्रेटेजिक वातावरण के संदर्भ में हमने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर भी सफल चर्चा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पुलवामा हमला मानवता पर हमले की क्रूर निशानी और दुनिया पर आतंकवाद के खतरे का उदाहरण है। दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर हर संभव दबाव बनाने की जरूरत है। हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद दोनों देशों की चिंताएं हैं। इसके लिए भारत के साथ वो सभी मोर्चों पर सहयोग करेंगे। इसमें खुफिया जानकारी साझा करना भी शामिल है। وأمن المحيط الهندي نؤكد للهند بأننا جاهزين للعمل سواء في المجال الاستخباراتي أو السياسي لتوافق جهود جميع دولنا وجميع الدول المحيطة بنا وجميع الدول المحيطة بالهند للتقارب ولعب دور أفضل لبناء مستقبل جيد ومستقبل مميز وأكثر أمانا للمساهمة بنهوض دولنا। इस मौके पर दोनों देशों के बीच ऊर्जा, पर्यटन, आवास समेत विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। दोनों देशों के बीच प्रसारण को साझा करने पर भी समझौता हुआ है। भारत में प्रसार भारती और सऊदी अरब के सरकारी प्रसारण के बीच डील हुई है ताकि दोनों देशों के बीच पारंपरिक और सांस्कृतिक समझ पैदा हो। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में सुबह सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पारंपरिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर आपसी और रणनीतिक हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारत सऊदी अरब का द्विपक्षीय कारोबार 2017-18 में 27 अरब 48 करोड़ डॉलर रहा है। सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। सऊदी अरब ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कच्चे तेल के संबंध में करीब 20% जरूरतों की आपूर्ति करता है। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और इस सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल बिन अहमद अल जुबैर ने कहा है कि रियाद जैश सरगना मसूद अजहर समेत किसी भी आतंकी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित कराने के भारत के प्रयासों का समर्थन करता है।
उन्होंने कहा कि कोई भी आतंकवादी या अन्य व्यक्ति जो आतंकवाद का समर्थन या उसकी आर्थिक मदद करता है, उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत और सऊदी अरब ने अपने आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और ऊर्जा संबंधों को खरीदार और विक्रेता से आगे बढ़ाते हुए सामरिक गठजोड़ में तब्दील करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। सऊदी अरब ने भारत में $100 अरब निवेश करने की घोषणा की है। सऊदी अरब की ओर से यह निवेश ऊर्जा, तेल शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, आधारभूत ढांचा जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। Both sides agreed to set up a strategic partnership council, which will be guided by Prime Minister and the Crown Prince, and have ministerial representation covering all aspects of our bilateral relations. This is an extremely important development in line with the desire of Saudi Arabia to deepen partnership with 8 strategic partners, one of whom is India. The Prime Minister welcomed the announcement of His Royal Highness, the Crown Prince, to invest $100 billion in India in a range of areas like energy, refining, petrochemicals, infrastructure, agriculture, manufacturing, etc. इसके अलावा सऊदी अरब सरकार के भारत के लिए हज कोटा बढ़ाने और सऊदी जेलों में कैद 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। Saudi Arabia have decided to increase the quota for Hajj pilgrims from India to 2 lakhs. This gesture was deeply appreciated. India has also decided to extend e-visa facilities to Saudi nationals. Issue of prisoners was discussed, and the reaction from the Saudi side was a positive reaction. But at this point of time, we are working through this. But it was very much taken up. जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 18 अलगाववादियों और 155 नेताओं का सुरक्षा कवर हटा दिया है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के करीबी वाहिद मुफ्ती और पूर्व IAS अधिकारी शाह फैसल भी शामिल हैं। राज्य के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। समीक्षा बैठक में ये महसूस किया गया कि इन अलगाववादी नेताओं को सुरक्षा मुहैया कराना राज्य के सीमित संसाधनों की बर्बादी है, जिनका प्रयोग किसी अच्छी जगह पर किया जा सकता है। गिलानी, मलिक, सलाम और खान के अलावा आगा सैयद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी और उनके बेटे मसरूर, सलीम गिलानी, जफर अकबर भट्ट, मुख्तार अहमद वज़ा, फारूक अहमद किचलू, आगा शहीद अब्दुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुसादिक भट्ट का भी नाम सूची में शामिल है। खतरे की आशंका और गतिविधियों का आकलन करने के बाद 155 राजनीतिक व्यक्तियों और कार्यकर्ताओं का भी सुरक्षा कवर हटाया गया है, क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं थी। सूची में PDP के नेताओं का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में उत्तरी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह हाल ही में ऑपरेशंस के दौरान जैश की टॉप लीडरशिप के खात्मे के बाद पैदा हालात की समीक्षा करने के लिए कल श्रीनगर पहुंचे। चिनार कॉर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन ने परिचालन और प्रशासनिक पहलुओं पर सेना कमांडर को अपडेट दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने श्रीनगर में सेना के 92 बेस अस्पताल जाकर ऑपरेशंस के दौरान घायल जवानों से मुलाकात करके उनका हाल पूछा। इस बीच पुलवामा में CRPF पर हुए आतंकी हमले को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने फिर से केस दर्ज किया है। इसी के साथ राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पुलवामा आतंकी हमले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में ले ली है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान और चीन को नसीहत दी है। ट्रंप प्रशासन ने दोनों देशों से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत अपनी जिम्मेदारियां निभाने को कहा है। अमेरिकी सरकार ने साफ किया कि आतंकियों को पनाह ना दी जाए और उनका किसी तरह से सहयोग भी ना किया जाए। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुलवामा आतंकी हमले को खौफनाक हालात बताया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अच्छा होगा कि वो मिलकर रहें। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस ने कहा था कि वो सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। पुलवामा हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से संचालित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है।
अंतर्राष्ट्रीय अदालत में कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को भारत ने पाकिस्तानी वकील के अभद्र भाषा पर सख्त आपत्ति जताई। दूसरे दौर की सार्वजनिक सुनवाई शुरू होने के बाद ही भारत के वकील हरीश साल्वे ने आईसीजे में पाकिस्तान के वकील द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर कड़ा विरोध दर्ज किया और संयुक्त राष्ट्र अदालत से कहा कि वो पाकिस्तानी वकील को हद में रहने के लिए कहें। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने कल मजबूती से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी दलीलें रखी। अदालत में भारत का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने पाकिस्तानी सैन्य अदालत के फैसले को रद्द करने, सिविल कोर्ट में मामले की निष्पक्ष सुनवाई और कुलभूषण जाधव को कौंसलर की पूरी पहुंच दिलाने की मांग की। सुनवाई के आखिरी दिन आज पाकिस्तान अपनी दलील पेश करेगा। देश में दिसंबर 2018 में संगठित क्षेत्र में 7,16,000 रोजगार के अवसर पैदा हुए। ये इसका 16 माह का उच्च स्तर है। इससे पहले दिसंबर 2017 में 2,37,000 रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ताजा रोजगार आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि ईपीएफओ की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 के दौरान 72,32,000 नए अंशधारक जुड़े हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की आज अहम बैठक होने वाली है। बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ वित्त वर्ष 2018-19 के लिए प्रोविडेंट फंड पर ब्याज दरों का फैसला करेगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आज होने वाली सीबीटी की बैठक में पीएफ पर ब्याज दर को बरकरार रखने का प्रस्ताव आ सकता है। माना जा रहा है कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की जाएगी। ईपीएफओ ने 2017-18 में पीएफ पर 8.55% का ब्याज दिया था। इससे पहले 2016-17 में 8.65% और 2015-16 में 8.8% का ब्याज मिला था। श्रम मंत्री की अध्यक्षता वाला न्यासी बोर्ड ईपीएफओ का निर्णय लेने वाला शीर्ष निकाय है जो वित्त वर्ष के लिए भविष्य निधि जमा पर ब्याज दर पर निर्णय लेता है। भारतीय रिजर्व बैंक आज सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के जरिए प्रणाली में 12,500 करोड़ रुपए की नकदी डालेगा। ये खरीद मुक्त बाजार परिचालन के जरिए की जाएगी। रिजर्व बैंक ने बयान में कहा है कि तरलता की मौजूदा स्थिति के आकलन के बाद केंद्रीय बैंक ने आज ओएमओ के तहत 12,500 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का फैसला किया है। पात्र भागीदार उस दिन रिजर्व बैंक की कोर बैंकिंग समाधान प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अपनी पेशकश जमा कर सकते हैं। इस नीलामी के परिणाम उसी दिन घोषित कर दिए जाएंगे और सफल भागीदारी को उसके अगले दिन भुगतान कर दिया जाएगा। तमिलनाडु में बीजेपी एआईएडीएमके पीएमके गठबंधन के जवाब में कांग्रेस डीएमके का गठबंधन हो गया है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से कांग्रेस को तमिलनाडु में 9 सीटें और पुडुचेरी की 1 सीट मिलेगी। बची हुई सीटें छोटी पार्टियों को जाएंगी, जिसमें वीसीके सबसे महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई 26 फरवरी को होगी। जजों की 5 सदस्यीय बेंच में शामिल जस्टिस एसए बोबड़े छुट्टी से लौट आए हैं। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच करेगी। यह सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के सितंबर 2010 के फैसले के खिलाफ दायर 14 अपीलों पर होगी। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर हिमस्खलन में सेना के एक जवान की मौत हो गई है। वहीं चपेट में आए 5 जवानों की तलाश जारी है। चीन भारत सीमा पर शिपकाला के पास कल सुबह करीब 11 बजे हिमस्खलन हुआ। सीमा पर 16 जवान गश्त कर रहे थे। उसी बीच हिमस्खलन हुआ और उनमें 6 दब गए। तलाशी अभियान जारी है। सेना, आईटीबीपी और बीआरओ के 250 से ज्यादा जवान इस ऑपरेशन में लगे हैं। दुनिया की 2 बड़ी ताकतें रूस और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी को निलंबित होने के बाद अब रूस ने अमेरिका को खुली चुनौती दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने यूरोप में किसी भी तरह के परमाणु हथियार तैनात करने की कोशिश की तो उसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। ऐसी स्थिति में रूस अमेरिका के साथ उन देशों पर भी हमला करेगा जहां उन हथियारों को तैनात किया जाएगा। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जा रहा है। 17 नवंबर 1999 को यूनेस्को ने इसे स्वीकृति दी थी। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा मिले। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर देशवासियों से आग्रह किया है कि अपनी मातृभाषा का अधिकाधिक प्रयोग करें, उसे और समृद्ध करें। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि मातृभाषा ही आपकी भावनाओं की सच्ची अभिव्यक्ति दे सकती है। सभी मातृभाषाओं
हो रचनात्मकता का आदर करें। वहीं पुलवामा हमले के बाद भारत क्रिकेट के मैदान से भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। इसी खबर में बीसीसीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को खत लिखकर पाकिस्तान को विश्व कप से बाहर करने की मांग करेगा। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट प्रशासकों की समिति के चेयरमैन विनोद राय ने बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी से आईसीसी को खत लिखने के लिए कहा है। राहुल जौहरी 27 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी की बैठक में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं अफगानिस्तान देहरादून में आज से आयरलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज की मेजबानी करेगा। दोनों टीमों के बीच 3 T20 मैच, 5 वनडे मैचों की सीरीज और 1 वनडे मैच खेला जाएगा। अफगानिस्तान और आयरलैंड को पिछले साल आईसीसी ने पूर्ण सदस्यता के साथ टेस्ट खेलने का दर्जा दिया था। आयरलैंड के विदेशी दौरे पर पहला टेस्ट मैच खेलेगी। पहला T20 मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा, जबकि दूसरा और तीसरा मैच 23 और 24 फरवरी को खेला जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए पासपोर्ट का दम। नमस्कार।